अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने अपने इस प्रोग्राम में लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कुछ बात की थी। मुख्तसर बात थी, कुछ हमने उसमें बताया था कि कौन लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसकी तबाहाली, उसकी ज़बूहाली, अफसरान की मनमानियां और उसके साथ साथ लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो हॉग्स बे स्कीम 42 थी उसके हवाले से बात की कि किस तरीके से आवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाए गए और आज तक आवाम के वो ख्वाब पूरे नहीं हो सके। इस इदारे के बारे में आज हम जरा तफसीली प्रोग्राम करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हॉग्स बे स्कीम 42 वो किस हाल में है। इसके साथ साथ आवाम को तकरीबन, यानी अगर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की बात की जाए 1993 में 1993 में ये इदारा वजूद में आया। 1996 में 11,450 एकड़ की जमीन केडीए से एलडीए को ट्रांसफर हुई। एलडीए ने अब तक अलॉटमेंट, ट्रांसफर्स, एनओसीज और दीगर की मद में अरबों रुपए इसमें कमाए। और यह भी आज आपको बता दें कि यह जो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक ऑटोनोमस इदारा है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इसमें जो चेक एंड बैलेंस है वो हुकूमत सिंध का है। साथ ही साथ इस स्कीम को बनाने का मकसद यह था कि जो निजी बिल्डर माफिया थी उनकी मोनोपोली को, उनकी जो कार्टल उनका था उसको खत्म किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ताकि आवाम को सरकारी नर्ख के ऊपर एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी जो कि हॉग्स बे स्कीम 42 है उसको प्लान किया गया। जो कि आप स्क्रीन पर उसके ब्रोशर्स आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये स्कीम वजूद में आई तो जो सुनहरी ख्वाब दिखाए गए थे, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किस तरह के थे। इसी के साथ साथ एक और अहम चीज इसके अंदर यह भी है कि 11,450 एकड़ जमीन के अंदर 6,243 एकड़ जमीन तो एलडीए के पास है, लेकिन एलडीए, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के दरमियान 5,207 एकड़ जमीन के हवाले से तनाजा मौजूद रहा। और वो ये तनाजे के वजह से ही जो एलडीए यानी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिर अदालत गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और आज भी वो तनाजा, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, मैटर है। आगे चल के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि इसके बावजूद भी पर बात करेंगे। लियारी डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो प्लान किए गए थे उसके हवाले से हमेशा से अपने अलॉटीज को यह बताता रहा है कि चूंकि मामला हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के साथ अदालत के अंदर है, इस वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं और आज भी कोई तरक्याती काम मां सिवाय सेवरेज की लाइनों के या फिर सड़कों के बहुत सारी जो सड़कें वहां पे हमें अब कुछ नजर आती हैं, कुछ पहले केडीए के जमाने की बनी हुई थी और कुछ बाद में भी तामीर हुई। इसके अलावा हमें और कुछ फिजिकली लैंड के ऊपर नजर नहीं आता है। लेकिन हम अगर आपको ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमाम तर मनाजिर उस जगह के हैं, जमीन के हैं, और जमीन किस हालत में है ये भी आप जान सकते हैं, देख भी सकते हैं प्रोग्राम के अंदर जो हम दिखा रहे हैं फुटेजेस। एक बड़ी अच्छी बात ये हुई यहाँ पे कि जो सेल्स ऑफिस यहाँ पे एक बनाया गया एलडीए का, हॉग्स बे स्कीम 42 के जो अलाटीज थे, जो यहाँ पे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की, बड़ा खूबसूरत सेल्स ऑफिस यहाँ पे तामीर किया गया और लोगों के लिए कि वो यहाँ पर जब आएंगे तो लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन ये खूबसूरत सेल्स ऑफिस यहाँ पर है, इसके बाद चूंकि हॉग्स बे स्कीम 42 के अंदर कोई फिजिकली कोई सोसाइटी, कोई हाउसिंग स्कीम जो थी, जो ब्लॉक्स जो प्लान किए गए थे उसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो सका। एक चीज और यहां पे थी, इस हॉग्स बे स्कीम 42 के ब्लॉक 30 के अंदर इंजीनियरिंग ऑफिस था और वो इंजीनियरिंग ऑफिस आपको बताते हैं। इस इंजीनियरिंग ऑफिस का मकसद ये था कि यहां पे इंजीनियर्स बैठेंगे, यहां पे तमाम तर फील्ड में जो इंजीनियर्स होंगे वो यहां पर बैठेंगे, तमाम तर काम करेंगे। लेकिन जो आप ये ऑफिस इस वक्त देख सकते हैं ये खंडर का मंजर पेश कर रहा है, खंडरात में तब्दील हो चुका है। ना ही यहां पे कोई काम है, ना ही यहां पे कुछ और, क्योंकि यहां पे लोग ही अब नहीं है, इंजीनियर्स यहां पे हैं ही नहीं।
क्योंकि इंजीनियर्स जो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो कराची में सिविक सेंटर में वहां बैठता है, या फिर जो हेड ऑफिस है कराची में डालमिया रोड के ऊपर अपोलो सेंटर के अंदर है, या फिर एक और दफ्तर जो कि मशरिक सेंटर के अंदर है। जो मनाजिर आप देख रहे हैं कि इंजीनियर्स ने यहां पे बैठना छोड़ दिया क्योंकि काम कोई था नहीं, काम हो ही नहीं रहा था, कोई प्रोग्रेस आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो ये जो दफ्तर था यहां से तमाम रिकॉर्ड्स भी उठा लिए गए, तमाम चीजें उठा ली गई, लेकिन जल्दबाजी के अंदर जब वहां पे पहुंचे और खुद अपनी आंखों से जब ये देखा मैंने, तो रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे रिकॉर्ड्स जिसमें लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कागजात, जिसमें इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, उनके दस्तखत, आला अफसरान के दस्तखत शुदा कागजात, यहां पर नक्शे, ये वो तमाम चीजें यहां पे हमें नजर आई जो कि यहां से रिकॉर्ड मुंतकिल होते हुए यहां कुछ रह गई थी। और अगर ये ओरिजिनल कागजात हैं और इनसे मुतालिक अगर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाके रिकॉर्ड रूम में अगर इन मुताल्लिका रिकॉर्ड के बारे में अगर मालूमात हासिल की जाएं तो शायद उनके पास ये रिकॉर्ड देने के लिए भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहां पे वो भूल गए या छोड़ गए उजलत के अंदर। और अब ये इंजीनियरिंग ऑफिस जो है वो एक तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है, कोई मकसद नहीं है इस इमारत को यहां पे बनाने का। तो ब्लॉक 30 के अंदर यह इंजीनियरिंग ऑफिस जो कि आप देख रहे हैं और इसके अंदर की जितनी भी हालत जार है, टूट फूट है, वो भी आपके सामने है। तो इस तरीके से जो मकसद था पूरी इस स्कीम का, हॉक्सबे स्कीम 42 के अंदर, वहां पे इस इंजीनियरिंग ऑफिस का हाल आप खुद देख लीजिए कि क्या है। इसके साथ साथ इस पूरी हॉक्सबे स्कीम 42 के अंदर इसी स्कीम से हुकूमत सिंध ने, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बताया था कि कराची प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनको भी यहां से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्लॉट्स दिए थे। और पूरी हॉक्सबे स्कीम 42 के अंदर एलडीए जो अपने कागजात में बताता है कि एक ही पार्क यहां पे डेवलप हुआ है और वो है सहाफी पार्क। ये पार्क आपके सामने है, आप देख भी लीजिए कि ये पार्क यहां मौजूद जरूर है, लेकिन इसकी अंदर की जो हालत जार है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो हालत जार है वो किस तरीके से, क्योंकि लाजी बात है जब यहां लोग ही नहीं है, जब यहां डेवलपमेंट ही उस तरीके से नहीं हुई, जब यहां पे पोजेशन ही ना मिल सका, जब यहां पे गैस नहीं आ सकी, जब यहां पे बिजली पानी का मसला और फिर उस तरीके से वो तरक्याती काम, और फिर खास तौर के ऊपर जो उजुर पेश किया जाता है हमेशा लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कि उनका एक तनाजा है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ है। लेकिन यह बात बड़ी अहम और नोट करने वाली है कि जो तनाजा है वो 5207 एकड़ जमीन का है, लेकिन इसके अलावा जो 6243 एकड़ जमीन जो एलडीए के पास मौजूद है उस पे तो किसी ने भी उनको नहीं रोका कि वहां पे वो डेवलपमेंट कर सकें, काम कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी यहां का हाल आपके सामने है। इसके साथ साथ जब हम यहीं पे साइट के ऊपर हम आपको दिखाते हैं कि जो व्हीकल एक डंप यार्ड है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां पे जो साइट पे जो काम करने के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल होनी थी वो भी आप इन मनाजिर में देख लें कि एक पूरा एरिया उन्होंने अपना, एलडीए ने अपना एक साइट एरिया बनाया जहां पे ये तमाम तर गाड़ियां खड़ी हैं। जंग लग रहा है इनको, क्योंकि काम ही नहीं है, यहां पे काम हो ही नहीं रहा, इंजीनियर्स हैं ही नहीं, तो काम कहां से होगा। यहां पे वो गाड़ियां इसी तरीके से पड़ी हैं, कुछ गाड़ियां ईंटों पे खड़ी भी हमें नजर आई, और कुछ गाड़ियां जो खड़ी हैं यहां पे वो जब काम में ही नहीं है तो उनकी हालत जार भी आपके सामने मौजूद है कि किस तरीके से साइट के ऊपर कोई भी जा सकता है। वहां पे जाके देखिए आपको ये नजर आ जाएगा। फिर एक बड़ी अहम बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो रही यहां पे कि चूंकि जो जमीन यहां पर है उस जमीन में यहां पे इनका एक डिपार्टमेंट है स्टेट एंड एनफोर्समेंट का, जिसका काम यह होता है कि एनक्रोचमेंट को रोके, जो माफियाज हैं, जो यहां पे काबिज जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं, जो तजावुजात हैं, उनको रोका जा सके। लेकिन इसकी स्क्रीन पर आप जो देखिए, ये जो जगह आपको दिखा रही है, ये जो फुटेज आपके पास मौजूद है, ये नाले के बंद के अंदर एनक्रोचमेंट हुई हुई है, और ये इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट है, ताजा तरीन इंक्रोचमेंट थी ये, जो कुछ वक्त पहले ही हमने ये पूरा वहां पे जाके जब देखा और अपनी आंखों से देखा, इसको खुद जाके देखा और इस चीजों को जब कवर किया, तो आप ये देखें कि इस जमीन पे यहां पे एनक्रोचमेंट मौजूद है, एनक्रोचमेंट मुसलसल की जा रही है। नाले के अंदर आप देखें कि किस तरीके से बंद आपको सामने नजर आ रहा होगा, इस बंद के अंदर पहले दीवार सामने खड़ी की गई है और सामने से ऐसा लगेगा कि यह दीवार है लेकिन पीछे इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन मरहलावार ये एनक्रोचमेंट का सिलसिला जारी है। ये आप अगर मनाजिर देखें तो ये ओवरऑल ये जो रोड सड़क जा रही है बंद के बिल्कुल साथ साथ, और ये पूरी इंक्रोच जमीन है, जो कि काम यहां पे इनकी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में स्टेट एंड एनफोर्समेंट का था,
कि वो इन यहां पे किसी भी तरह की कोई माफिया या तजावुजात को रोक सकें, लेकिन ये नहीं रुकी। उसकी बुनियादी वजह यह कि जो अफसरान हैं, वो अफसरान इन तमाम चीजों से या तो शायद जानबूझकर गाफिल है या फिर उनकी ही सरपरस्ती के अंदर ये तमाम चीजें हो रही हैं। दो चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और तीसरी चीज यहां पे है ही नहीं। ये भी आप देखिए कि किस तरीके से एनक्रोच की गई जमीन के अंदर आगे उस पर इश्तिहार अपना खबरदार लगा दिया गया कि मलकियत किसकी है, लेकिन ये भी एनक्रोचमेंट के जमरे के अंदर आती है। एक और चीज, एनक्रोचमेंट के साथ साथ यहां एक और काम हो रहा है। जो यहां पे लोग जिनके सुहाने ख्वाब थे, जो ये समझ रहे हैं आज तक भी कि हमें यहां पे कब्जा मिलेगा, हम अपनी तामीरात करेंगे, ये आप देखिए कि ये ब्लॉक 28 है। ये जो आपकी फुटेज इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये यहीं पे हॉक्स बे स्कीम 42 के अंदर ब्लॉक 28 है। और मिट्टी चोर माफिया यहां पे सरगर्म है। यहां से एक वसी तादाद के अंदर पूरी की पूरी ब्लॉक के अंदर जो है वो मिट्टी खोद खोद के यहां से मिट्टी माफिया यहां से ले जा चुका है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये अरबों रुपए की मिट्टी कैसे गई यहां से। ये शॉवल के जरिए, अगर आप देखें तो अगर फुटेज के अंदर आपको नजर आएगा, जो शॉवल एक्सकेवेटर होता है उसके जरिए, एक्सकेवेटर के जरिए मिट्टी खोदी गई। और कमोबेश आप जमीन का और ऊपर जो आपको हाइट, और जो सेवरेज की लाइनें आप देख रहे हैं, ये सेवरेज की लाइनें यहां पे तरक्याती जो काम हुआ उसकी मद में डाली गई थी, लेकिन मिट्टी चोरों ने इसको भी ना छोड़ा। अब एक सवाल यहां पे पैदा होता है कि यहां पर यह एनक्रोचमेंट क्यों हुई और यहां पर यह मिट्टी चोरी कैसे हो रही है, जबकि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर 22 चौकीदार हैं, 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं, जबकि एक निजी जो सिक्योरिटी कंपनी है उसके 26 गार्ड मौजूद हैं और 5 लाख रुपए महाना इस निजी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को अदा भी किया जाता है। ये पिकेट्स आप देख लें, ये जो पिकेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये टावर्स यहां पे बनाए गए थे ताकि यहां पे गार्ड्स को, चौकीदारों को तैनात किया जाएगा यहां पे इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। लेकिन यहां ना हमें कोई गार्ड नजर आया, ना हमें कोई चौकीदार नजर आया, और बल्कि नजर तो यह आया कि एनक्रोचमेंट भी हो रही है और मिट्टी भी चोरी हो रही है। तो ऐसे 22 चौकीदार और 10 सिक्योरिटी गार्ड जो कि मुस्तकिल मुलाजिम है एलडीए के, वो कहां हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डीजी एलडीए फारूक लगारी साहब इस वक्त हैं, उनके लिए भी एक सवाल है ये कि वो डीजी हैं तो जाके वो बजाते खुद जमीन पर ऑन ग्राउंड पे जाके वो देखें तो सही कि आखिर यहां पे इस हॉक्स बे स्कीम 42 के अंदर ये हो क्या रहा है। अगर यहां पे मिट्टी चोरी हो रही है, एनक्रोचमेंट हो रही है, तो वो अपने स्टेट एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से ये क्यों नहीं पूछते कि आखिर यहां की अरबों रुपए की मिट्टी कैसे चोरी हो गई, यहां पे अरबों रुपए की जमीन पर तजावुजात कैसे हो गई। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जो ये 26 गार्ड थे ये निजी कंपनी के, ये 26 गार्ड कहीं पे हमें नजर ही नहीं आए और ना ही कोई यहां पे रोक टोक करने वाला था। इस तमाम चीजों की मंजर कशी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो यहां पे अलाटीज हैं, जिन लोगों का यहां पे पैसा लगा है, जिन लोगों ने यहां पे इन्वेस्टमेंट की है, आज कमोबेश अगर हम एलडीए का वजूद 1993 में हुआ तो 27 साल, और चलें यह भी मान लें कि 1996 में जमीन एलडीए को केडीए से मिली और उसके बाद उनका और अलाटीज का जो है वो वास्ता पड़ा, तो कमोबेश 24 साल में एक जनरेशन जवान हो जाती है, एक नस्ल परवान चढ़ जाती है। इस 24 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक यहां पर बजाय प्रोग्रेस के जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि साहिल के साथ एक नए और खूबसूरत शहर की तामीर, एक सोसाइटी की तामीर हॉक्स बे स्कीम 42 के अंदर, वो तो शर्मिंदा ताबीर ना हो सकी, लेकिन जो ज़ुबू हाली है वो अपनी आंखों से अपने हालत जार उसकी देखने के बाद वो खुद मुंह बोलता सबूत है। ये तमाम मनाजिर खुद आपको बता रहे हैं कि यहां एलडीए की हॉक्स बे स्कीम 42 का आज क्या हाल है। यकीनन जो अलाटीज होंगे वो ये देखकर खुद शर्मिंदा होंगे, वो देख के खुद खून के आंसू रोएंगे कि बजाय आज तक वो यहां पर कोई बाकायदा सोसाइटी बनने के बाद या सोसाइटी बनती, यहां पे तामीरात होती, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट जगह हॉक्स बे स्कीम 42 को बनाया जाता, लेकिन यहां पे एनक्रोचमेंट, यहां पे मिट्टी चोरी और प्लानिंग का फुकदान और जो एलडीए के अंदर मौजूद जो अफसरान उनकी गैर संजीदगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये वो तमाम मनाजिर, आपको ये ताजा तरीन मनाजिर हैं जो कि हमने यहां पे हम खुद गए, देखा हमने जाके, और दिल हिला देने वाली ये चोरी है। मिट्टी इस तादाद में
और इस अंदाज से चोरी की गई है कि अगर आप बाहर से देखें तो आपको सब कुछ प्लेन नजर आएगा, आपको लगेगा कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा अंदर जाएंगे, थोड़ी सी आप खोज लगाएंगे, तो ये अंदर ऐसा लगेगा कि पूरी यहां पे बाकायदा कोई सुरंग बनाई जा रही है, कोई अंडरपास तामीर किया जा रहा है, और कई कई फिट, कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 15-20 फिट जमीन का लेवल और जो बुनियादी जमीन का लेवल था उसका डिफरेंस आ गया। इतनी बड़ी तादाद में यहां से मिट्टी चोरी हो गई है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके बाद जिस जमीन के तनाजे के ऊपर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बात करती है कि हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से तनाजा है और उस तनाजे के ऊपर हम यहां पे कोई स्टेप नहीं उठा सकते, कोई काम उस तरह से नहीं कर सकते, जो हमने पहले बताया कि वो सिर्फ 5207 एकड़ जमीन का ही है, उसके बावजूद भी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो जमीन जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है और जिसको ये कहते हैं एलडीए कि ये जमीन बीओआर के पास है और इसी का हमारे से तनाजा है, फिर उसी जमीन के हवाले से अदालत में जाते हैं, लेकिन फिर उसी जमीन के हवाले से अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो भी लिख के दे दिया जाता है और कागजों में सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई जाती है वो भी आपको दिखाएंगे, और फिर इनके अपने जो कागजात हैं उसके अंदर उस एनओसी का जो रिकॉर्ड है वो कैसे बयान किया गया है और वो आंखें खोल देने वाले हकायक हैं। बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि जिस तनाजे के ऊपर जो जमीन के तनाजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एलडीए के दरमियान चल रहे हैं और अदालत उज़्मा के अंदर जो मामला सब जुडिस है, इस मामले को जब अदालत में लेके गए और आज तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वाज़े ऑर्डर दिया जो मेरे पास यहां मौजूद है और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, और इसके अंदर यह कहा गया कि कोई भी ये जो जमीन जिसका तनाजा चल रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एलडीए के दरमियान, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द लैंड इन डिस्प्यूट, और ये रिस्ट्रेन कर दिया गया। इसमें वाज़े तौर पे इसके अंदर लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने से रोक दिया गया, और इन तमाम चीजों को चूंकि मामला सब जुडिस है इसलिए आज तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले इस्लामाबाद में था, उसके बाद ये कराची रजिस्ट्री में शिफ्ट हुआ और फिर दोबारा से इसको वहां ले जाया गया कि बार बार जो है वो मामला नहीं हैंडल हो रहे थे। अब इसके अंदर एक चीज बड़ी अहम है और वो ये अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई है। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में मौजूद है, पूरी ये सफात, इसमें इस रिपोर्ट के अंदर से जो डॉक्यूमेंट बताए जाते हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सबमिट हुई है, सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट जमा कराई गई है लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, उसमें कहा यह जाता है कि ये जो एनेक्शर जे है इसके अंदर का, ये एनेक्शर जे अगर प्रोड्यूसर साहब इसकी चलाएं तो लैंड बिलोंग्स टू स्कीम नंबर 42 हॉग्स बे एलडीए has illegally occupied allotted by land grabbers and BOR Board of Revenue as follows। इसमें ब्लॉक 15 अगर आप देखें तो ये ब्लॉक 15 इसमें वाजे तौर पे एलडीए मान रहा है कि अलॉटेड बाय BOR, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कागजात में ये ब्लॉक 15 K28 है और जो एलडीए है वो उसको अपना ब्लॉक 15 कहता है। इसी सुप्रीम कोर्ट की जो किताब जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है उसी में एक और कागज लगा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है। अगर आप ये देख सकें, ये कागज मेरे हाथ में, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट ऑफ आउटर डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ हॉग्स बे स्कीम 42 एलडीए, इसके अंदर दूसरे नंबर पे स्काई मीडिया जिनको 4 एकड़ जमीन जिनके पास जिनको दी गई, तीसरे नंबर पे जुम्मा शाह जिसमें 3 एकड़ और चौथे नंबर पे कनेक्ट लॉजिक 10 एकड़। लेकिन इसके अंदर इस कागज में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी जगह K28 है या नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो एनओसी दिए हुए हैं वो उसके नंबर दिए हुए हैं। अब इस रिपोर्ट से किसी को यह अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि इस कागज के मुताबिक 1 से लेकर 8 लोगों को इसमें एनओसी दी गई है। 8 लोग इसके अंदर हैं जिनके नाम है, जिनको एनओसी दी गई है लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो स्काई मीडिया जो इस कागज में दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पे जुमा शाह, तीसरे नंबर पे कनेक्ट लॉजिक है, ये किस तरीके से बीओआर की वही मुतनाजा जमीन के अंदर है जिसका तनाजा या जो केस सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलडीए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान। एक कागज जो कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपने
अपने जो कागजात हैं, जो अपने कागज हैं, जो इनका अपना रिकॉर्ड है, जो कि एनओसी इशू डेटा फॉर्म जो मेरे पास मौजूद है, यह कागज इसमें नहीं लगा हुआ। यह सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है उसके अंदर यह मौजूद नहीं है। लेकिन इस कागज को अगर आप देखें तो 16 नंबर के ऊपर जुम्मा शाह और इसके आगे जो सर्वे प्लॉट, जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो K28 ट्रांस लियारी है, और इसके अंदर जो अप्रूवल लेटर है वो उसके आगे रेफरेंस वही है जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी वही जमीन जिसके हवाले से वो कहती है कि यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास या उसका तनाजा अदालत में है, कैसे एनओसी जारी कर दिया। यानी कि मेरा घर जिसके ऊपर मैंने अदालत में अपील की हुई है कि यह मेरी जगह है, मैं कैसे उसका एनओसी जारी कर सकता हूं। यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसके ऊपर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जहां फ्रंट पे कहती है कि हमारा तनाजा है इस जमीन के ऊपर जो 5207 एकड़ है, और उसी के ऊपर जो K28 जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कागजात में K28 और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कागजात में ब्लॉक 15 है, उसकी एनओसी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जारी कर रही है। इसी कागज में अगर आप आ जाएं तो वही 19वें नंबर के ऊपर मेसर्स कनेक्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड है। यह भी आगे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर K28 इसमें लिखा हुआ है कि यह फेज 2 ट्रांसलियारी, यह भी BOR के कागजात में K28 और इनके पास ब्लॉक 15, और इसी में 21 नंबर है जो स्काई मीडिया है, उसके आगे भी K28 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जमीन के बारे में लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी अदालत उज़्मा में है और जो मामला सब जुडिस है, फ्रंट पे यह कहा जाता है कि मामला चूंकि अदालत में है इसलिए हम कोई काम आगे नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ उसी सब जुडिस मैटर को और जिसका केस ये लड़ रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्हीं चीजों की एनओसीज नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं कि वहां पे तामीरात हो जाए। हॉक्सबे रोड पे आप जाइए, कनेक्ट लॉजिक आपको नजर आएगा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अब सवाल यह कि अगर वहां पे कोई काम होता है, कोई तामीरात, गोडाउन्स बनते हैं, सर्विस एरियाज या कुछ भी वहां पे होता है, तो जो लोग वहां पे ये काम कर रहे हैं, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कल को अगर कोई डिसीजन आता है तो वो लोग कहां जाएंगे? वो जिनकी मुलाजमतें इन तमाम शोबों से, जिनकी सर्विसेज वहां पे चल रही हैं, जिनके कारोबार या गोडाउन्स या ऐसे वहां पे तामीरात की गई हैं, कोई बिजनेस चल रहा है, तो फिर अगर कल कोई अदालत में फैसला हो जाता है तो फिर जो लोग उधर काम करेंगे उनका क्या बनेगा? यह एक बहुत ही होशरुबा हकीकत है कि एक ऐसी चीज जिसका तनाजा भी बताया जाए और फिर उस तनाजे के बावजूद भी, सब जुडिस मैटर के बावजूद भी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी एनओसीज भी जारी करे, और उस एनओसीज की मद में यकीनन रेवेन्यू भी हासिल किया गया है। जो कागजात सुप्रीम कोर्ट की किताब में रखे हुए उसमें रेवेन्यू भी जनरेट किया गया है, कहीं पे फुल पेमेंट है, कहीं पे पेमेंट नहीं हुई है। तो यकीनी तौर के ऊपर यह भी मामला जो DGLDA हैं, क्या यह भी मामला उनकी नजरों से ओझल है? क्या वो इस मामले को फारूक लगारी जो DGLDA हैं, यह भी उनकी नजरों से ओझल है? वो इस मामले से भी बिल्कुल बेखबर हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से एक मुतनाज़ा चीज सब जुडिस मैटर की उनका अपना ही इदारा जो है वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। तो यकीनन ये आंखें खोल देने वाले हकाइक हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे वो किरदार भी होते हैं जो किसी इदारे को चलाते हैं, और उन किरदारों की हवाले से, क्योंकि इंसान किसी भी इदारे को बनाते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट बनाता है, लेकिन मिस मैनेजमेंट, नेपोटिज्म, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, करप्शंस और करप्शन पर अगर आंखें बंद हों तो फिर इदारा तबाहाली ही की तरफ जाता है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस इदारे के बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन उनमें से चंद किरदार हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से उनकी तरक्कियां, उनकी तैनातियां, उनकी प्रमोशंस, उनके लाइफ स्टाइल किस तरीके की हैं और कैसे इदारा इस तरह के लोगों की वजह से जबू हाली की तरफ जा रहा है। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि किरदारों की तरफ जाएं, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, एनओसी जारी करने का मामला, एक ताजा तरीन जो एनओसी, जो 17 एकड़ जमीन के ऊपर, 17 एकड़ जमीन से मुतालिक जो एनओसी है, ये कागज मेरे हाथ में स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसमें भी K28
का तस्करा किया गया है। और इसमें ना सिर्फ नोट शीट जारी की गई है, ये नोट शीट भी आप देख लें, आपके पास नोट शीट जो दूसरा कागज है उसमें लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोट शीट जारी की है अप्रूवल के लिए। पहले तो इश्तिहार कहा जाता है कि अगर किसी को कोई एतराज है तो वो 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर इस पब्लिकेशन के वो अपना एतराज जमा करा दे। उसके बाद विद इन दी अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी नोट शीट भी होती है। और फिर ये 22 जून 2020 को जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की तरफ से एक डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस को लिखा जाता है खत, और जिसमें कहा जाता है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान ऑफ प्लॉट नंबर फलाना फलाना, ये आपके सामने मौजूद है, जिसमें K28 ये बार बार वजाहत कर दें कि ये BOR अपने कागजात में K28 लिखता है और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी K28 को ब्लॉक 15 कहता है। इसी और जो मुतनाज़ा जमीन जो अदालत में भी जो मामला चल रहा है उसकी अगर NOC दे रहे हैं तो फिर एक ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये अब किरदार के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर एक जो पहला किरदार आपको बताएं इसके अंदर कि एक साहब जो कि मोहम्मद अरबाब खुर्शीद, जिसके अंदर उनकी अपॉइंटमेंट होती है और ये इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट है। ये उसी इदारे के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो कि यहां पे तजावुजात को रोकने, गैर कानूनी तामीरात और इसी तरीके से मिट्टी चोरी और दीगर मामलात को रोकने के जिम्मेदार भी है। ये इस वक्त इनकी अगर हायरिंग अगर हम देखें और अगर हम इनकी अगर बात करें तो मोहम्मद अरबाब खुर्शीद ये 1/6/2010 के अंदर, ये कागज आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है, ये लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कंटीजेंट बेसिस के ऊपर 6 माह के लिए सिक्योरिटी गार्ड इनको भर्ती किया गया था और ये यहां पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुए। हम आपको एक चीज और बताएं कि जब 1/6/2010 को सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुए तो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई और ये मीटिंग हुई 28/1/2013 में। 28/1/2013 की इस मीटिंग के अंदर, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के अंदर जो आइटम नंबर 5 है आपके सामने है कि रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मिस्टर मोहम्मद अरबाब खुर्शीद कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे, यानी भर्ती है, सिक्योरिटी गार्ड हुए 3 साल बाद जब इनकी रेगुलराइजेशन हो रही है तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे इनकी रेगुलराइजेशन इसके अंदर हो रही है। अब जरा इनके बारे में आपको और बता दें, ये जब 15/3/2013 यानी कि 28/1/2013 को जब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है तो 15/3/2013 तकरीबन 2 माह बाद के बाद जो इनका ऑफिस अपॉइंटमेंट लेटर निकलता है, जो ऑफिस मेमोरेंडम निकलता है, उसमें मोहम्मद अरबाब खुर्शीद जो हैं उनको रेगुलराइज किया जा रहा है सब इंजीनियर के ओहदे के ऊपर। यह एक बड़ा कमाल है कि जनाब आप 2010 में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो रहे हैं कंटीजेंट बेसिस पे, 3 साल बाद आपकी गवर्निंग बॉडी में आपको रेगुलराइज किया जा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे, और फिर आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर निकल रहा है वो निकल रहा है सब इंजीनियर का। ये बड़ी एक कमाल बात है और बड़ी एक हैरान कर देने वाली बात है। इसके बाद ये अपनी जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के हवाले से जो बताते हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन्होंने सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन है, उसके मुताबिक इनकी ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप देख लें इसके साथ है, इनका ओरिजिनल इन्होंने DAE किया हुआ है, डिप्लोमा एसोसिएट जो इंजीनियरिंग होता है, और वो भी मैकेनिकल के अंदर किया हुआ है। ये 3 आप इनके कागजात देखें जिसमें इनका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और ये एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो इन्होंने गवर्नमेंट सैफी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची से इन्होंने किया हुआ है, और जिसमें ये मोहम्मद अरबाब खुर्शीद जो है उन्होंने फाइनल एग्जामिनेशन डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल का कोई काम ही नहीं है, ये मैकेनिकल जो यहां पर है इसमें जो ये इनके पास असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट है उसमें ये 17 ग्रेड के ऊपर भी आ गए। इस 16 से 17 का सफर कैसे तय हुआ कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से ये 16 का 17 तय हो गया, सफर तय हो गया। फिर उसके बाद इनका एक और ऑफिस ऑर्डर आता है, यह ऑफिस ऑर्डर है जनाब 10/3/2020 का, आपके स्क्रीन के ऊपर है ये, और इसमें इनको इनकी जो जिम्मेदारियां हैं इनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का। और ये जो अभी हमने आपको NOC 17 एकड़ वाली दिखाई थी उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के तौर पे इन्हीं के ही दस्तखत उसके अंदर हैं, जिसमें ये डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस को कह रहे हैं कि जनाब इश्तिहार निकालें, इस NOC हमने जारी करना है। तो ये अरबाब खुर्शीद साहब की कारकर्दगी क्या है, इनकी जो इनके जो जमीन पे कब्जा हो रहा है, यहां पर मिट्टी चोरी हो रही है, लेकिन बजाय इस चीज के इनके खिलाफ या इनको देखा जाए, डायरेक्टर DG LDA फारूक लगारी साहब
कुछ तो देखें कि आपकी आंखों के नीचे क्या कुछ हो रहा है। आप देखें तो सही कि आपके अफसरान क्या कुछ कर रहे हैं और फिर उनको आप इजाफी जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये तमाम चीजें, चूंकि जब ये 2013 के अंदर इनकी ये अपॉइंटमेंट होती है तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि उस वक्त एक लेटर आपके सामने है जिसमें 29 जनवरी 2013 को चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हर तरह की रिक्रूटमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया था कि तमाम रिक्रूटमेंट्स पे बैन है, वो बैन था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध ने 4 जून 2013 को तमाम बैन लगाया था अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट के अंदर। और फिर उसी के साथ साथ 21 अगस्त 2013 को डिसीजन ऑफ सिंध कैबिनेट रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स मेड ड्यूरिंग केयर टेकर गवर्नमेंट, इसके अंदर कहा गया था कि ये जनाब काबीना ने इसको कलअदम करार दे दिया। उसके बावजूद ये 2013 से लेके अब तक, और फिर उसके साथ साथ एक और ख्वाजा आसिफ वर्सेस फेडरेशन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक केस था उसका फैसला भी मौजूद है, उस फैसले को भी आप रेफर कर लें। उसके तहत भी जो केयर टेकर हुकूमत के अंदर किसी भी इदारे में, किसी डिवीजन, कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, उसके अंदर जो भी तैनातियां हैं वो कलअदम करार दी गई। तो ये एक बड़ा अहम चीज है जो कि इसका जायजा लें। और आपको यह भी बताएं कि जरा इनका लाइफ स्टाइल भी देखें आप, और खास तौर पे ये मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के साथ अपनी तस्वीर लगाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अब्दुल कादिर पटेल साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली है, सईद गनी साहब मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, मौला बख्श चांडियो, मिनिस्टर इस वक्त के नासिर शाह साहब, नासिर शाह साहब के साथ साबिक DG LDA, उसके साथ साथ ये एक और तस्वीर, इनका लाइफ स्टाइल आप देखें। इनके इस्तेमाल में 17वें ग्रेड पे इनको एक गाड़ी अलाउ है, लेकिन इनके इस्तेमाल में 4-4 गाड़ियां इस वक्त ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड में 17वें ग्रेड पे फील्ड में एक गाड़ी इस्तेमाल होती है। ये अगर इनके भाई हैं, यानी ना सिर्फ अपनी बल्कि दोस्त अहबाब को भी ये कादिर पटेल साहब और दीगर जो वुज़रा हैं उनके साथ तस्वीर बना के और पोस्ट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये तस्वीर हैं इसके अंदर जो सूबाई वुज़रा हैं, जिसके अंदर अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, कहीं ये नहीं कि ये वो लोग इसके अंदर नहीं, बल्कि इसके अंदर ये कि ये शख्स, ये अफसर अपनी कारकर्दगी बजाय फील्ड पे दिखाने के इन शख्सियात के साथ तस्वीर खिंचवा के ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मेरे इन शख्सियात के साथ ताल्लुक हैं, जबकि यकीनी तौर के ऊपर करप्शन, नेपोटिज्म में सिंध हुकूमत के हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध हो गए। इसके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मौजूदा सूरत हाल में कारकर्दगी जिस तरह से हमने देखा कोविड के अंदर काफी ज्यादा काबिल सताइश रही, एफर्ट्स रही, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस रही उस चीज के अंदर। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि तमाम लोग, मैं कहना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर सिंध से मुराद अली शाह साहब से, मैं कहना चाहता हूं सैयद नासिर शाह साहब से जो कि वजीर बल्दियात भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, कि खुदारा ऐसे अनासिर को देखें जो आपकी तस्वीर, आपके साथ तस्वीर कोई भी खिंचा सकता है, खिंचाने के बाद उसको कहीं अपने इदारे के अंदर सियासी असर रसूख के तौर पे तो कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और फिर इसी तरीके से तरक्कियां भी ले रहे हैं, और फिर अपनी जो काम है उस काम को उस अंदाज में परफॉर्म ही नहीं कर रहे। यानी कि अगर एक शख्स की 2013 में अगर जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी बगैर उसके किसी ग्राउंड के, कोई बेसिस के नहीं है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, और बैन थी जिन दिनों में जो अपॉइंटमेंट्स थी, उसके बावजूद भी 7 साल हो गए, इजाफी चार्ज भी जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ ना सिर्फ जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, बल्कि जो सूबाई वजीर हैं बल्दियात नासिर शाह साहब देखें और ऐसे अनासिर की बेखनी करें कि वो कहीं इन शख्सियात को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उनकी तस्वीर दिखा दिखा के अपने जो दूसरे काम है, और जबकि मिट्टी भी चोरी हो रही है जिसके वो जिम्मेदार हैं कि ये इनका काम है रोकना, वहां से इंक्रोचमेंट भी हो रही है। एक और चीज आपको दिखाते हैं जरा सा, और अब आप एक और किरदार इसके अंदर है, ये है जी मिस्टर अली सरफराज खान, जो कि यहां पर एज अ हेड ड्राफ्ट्समैन यहां पे भर्ती हुए। और इस लेटर के मुताबिक, ये जो लेटर है, अकॉर्डिंग टू द 5th जनरल जो गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग है, 5वीं मीटिंग के अंदर, उसमें इनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जा रहा है, इनको अपॉइंट किया जा रहा है हेड ड्राफ्ट्समैन के तौर पे। इनकी अपॉइंटमेंट डेट जरा देख लें, 8/7/2014। और गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग होती है वो 28/1/2013 को, कम 1.5 साल बाद ख्याल आता है। इसके अंदर 5वीं जो मीटिंग है गवर्निंग बॉडी की, उसमें इनका नाम कहीं नहीं है, लेकिन एक चीज है, उसमें लिखा है कि जी 33 ऑफिशियल्स इसके अंदर हमने रेगुलराइज किए हैं। अब जो 33 ऑफिशियल्स अगर किए भी हैं, तो ये जो अली सरफराज हैं ये डिसेबल्ड हैं, ये आज तक दफ्तर ही नहीं आए।
कभी भी कोई एक सीसीटीवी फुटेज इनकी नजर आ जाए, इनकी अटेंडेंस पूरी है। अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट देखें कि तीसरे नंबर पे ऊपर इनका नाम है मिस्टर अली एस खान, अली सरफराज खान। ये भी बता दें कि ये यहां पे ये साहब जो हैं ये हेड ड्राफ्ट्समैन हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। इनके वालिद साहब साबिक डीजी एलडीए थे, शायद यही वजह इन पे ये नवाजिशात हैं, ये करम फरमाई हैं। और इनकी ये जो सैलरी शीट आप देखें कि इसके ऊपर चौथे नंबर के ऊपर ये हेड ड्राफ्ट्समैन है, 16वें स्केल के ऊपर 54,702 रुपए ये तनख्वाह भी ले रहे हैं। तमाम मुलाजमीन एम्प्लॉयज का अकाउंट सिंध बैंक में, लेकिन आज तक इन्होंने अपना अकाउंट भी चेंज नहीं कराया क्योंकि ये जा नहीं सकते, ये डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, इस तरह वाले से और इनको यहां पे हेड ड्राफ्ट्समैन लगा देना एक बहुत बहुत बड़ा अलमिया है। एक और किरदार आप देख लें यहां पे, वो किरदार है इसके अंदर जो हमारे पास एक और अपॉइंटमेंट है जिसमें मिस्टर नदीम अख्तर सिद्दीकी या 18वें ग्रेड के अंदर इनको अपॉइंट किया गया और इनकी अपॉइंटमेंट भी 13/9/2013 के अंदर है। इनकी भी जो मीटिंग 5th गवर्निंग मीटिंग में इनका तस्करा हुआ था इनकी रेगुलराइजेशन का, लेकिन उसमें लिखा यह गया था कि इनका केस सिंध गवर्नमेंट को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, क्योंकि 18वें ग्रेड में स्पेशल पे स्केल होता है। चीफ मिनिस्टर सिंध और पूरा जो आपका सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका रूल 1974 का है उसके मुताबिक आपको इश्तिहार देना होता है, एक कमेटी बनानी होती है, टेस्ट इंटरव्यू, तमाम चीजें लेनी होती हैं। लेकिन ये गवर्निंग बॉडी में सिर्फ मामला डिस्कस हुआ 28/1/2013 को और 13/9/2013 को नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब को जनाब लगा दिया गया मेडिकल अफसर, बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर किसी इश्तिहार के, बगैर किसी कमेटी बनाए हुए, किसी भी तरह की कोई चीज इसके अंदर है ही नहीं। और एक और चीज, आप इनकी जो उम्र थे वो उस वक्त इनकी उम्र भी तकरीबन 48 साल के करीब थी जिस वक्त इनका जो है वो जो मामला गया है और जिस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ये भी आपको इसके अंदर बता दें कि 47 साल 9 माह 22 दिन 48 साल हो गए पूरे उसके अंदर। और उस वक्त 2013 में मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 33 साल थी। ये भी आपको एक डॉक्यूमेंट और दिखा दें आपको सिर्फ जाते जाते, जिसमें इनको प्लॉट की अलॉटमेंट भी हो गई। इनका जो हॉक्सबे स्कीम 42 के अंदर एक कैटेगरी प्लॉट है। 22/1/2013 के बैलेट के अंदर इनका नाम आया, जबकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 13/9/2013 किया गया, यानी 8 माह पहले ही ये इनको पता था कि ये यहां के मुलाजिम हैं और इनके प्लॉट भी अलॉट कर दिया गया। ये वो तमाम चीजें दिखाने का मकसद है कि खुदारा डीजी एलडीए फारूक लगारी साहब, आप देखें कि आपके इस इदारे में क्या हो रहा है। खुदारा जो अवाम है उनकी ख्वाहिशात से ना खेले। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, और यकीनी तौर के ऊपर आने वाले दिनों में इसी प्रोग्राम के अंदर हम इस चीज के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट वजीर बल्दियात है नासिर शाह साहब, आपका भी हम व्यू पॉइंट लेंगे, आपको इसमें दावत देंगे, आप आए इसके अंदर। चीफ मिनिस्टर सिंध, आप देखें ये प्लेटफॉर्म ओपन है, कोई भी आ जाए इस चीज के अंदर, डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स को अगर चैलेंज कोई करना चाहे वो भी इस प्लेटफॉर्म ओपन है, वो चैलेंज कर सकता है। आए, आके बैठे, देखे ये तमाम चीजों को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, नासिर शाह साहब वजीर बल्दियात और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको देखें, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या हो रहा है। ये तमाम यहां पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो किरदार हैं, उन किरदारों को हमने पॉइंट आउट किया है। आपका काम है कि आपकी नजरों से अगर ये ओझल है तो प्लीज खुदा के वास्ते इस चीज को आप एक्शन ले, टेकअप करें। अगले प्रोग्राम के अंदर हम मजीद किरदार जो हैं वो भी लाएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस इदारे को तबाह किया जा रहा है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।